हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए आज हम लोग शुरू करने जाते हैं अगला पार्ट। और हम लोगों ने देखा था पहले धर्मेंद्र साहित्य के पहले हम लोगों ने धार्मिक साहित्य को शुरू किया था और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं धर्मेंद्र साहित्य। तो धर्मेंद्र साहित्य का एक अच्छा लेक्चर आपके सामने में आज लेकर आया हूं इस वीडियो में और मैं कोशिश करूंगा कि इसमें धर्मेंद्र साहित्य को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर दूं। चलिए इसके बाद आज ही ये पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा ऐतिहासिक स्रोत का जो हम लोग प्राचीन भारत का स्टार्ट किए थे। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में सारा का सारा आपको मैं उठाकर दे दूं, जितने चाहे उतनी आप नॉलेज को यहां से उठाकर ले जा सकते हैं। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं धर्मेंद्र साहित्य को। आइए देखिए, धर्मेंद्र साहित्य में हमें पढ़ना होता है कुछ भारत के बड़े बड़े ज्ञानी लोगों के बारे में, जो बुद्धिजीवी लोग हैं। उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों का, बड़े बड़े किताबों का निर्माण किया है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सबसे पहले पाणिनि जी का। पाणिनि जी का नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, क्योंकि हालांकि हर विद्वान का नाम आप सुने होंगे, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे पाणिनि जी के किताबों को हम लोग डिस्कस करने का। तो पाणिनि जी का लिखा हुआ जो किताब है, वृत्तांत है, उसको कहते हैं हम लोग अष्टाध्याय। याद रखिएगा, अष्टाध्याय। अष्टाध्याय को 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में समाज के विशिष्ट वर्णनों पर लिखा गया था, जो एक व्याकरण ग्रंथ है। याद रखिएगा, पाणिनि जी का जो किताब है वह 5वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में लिखा गया था, जो समाज के विशिष्ट वर्णों पर आधारित है और इसमें एक व्याकरण ग्रंथ की तरह ये इन्होंने लिखा था। आगे बढ़ते हम लोग आते हैं कौटिल्य जी। कौटिल्य जी को तो आप जानते हैं। कौटिल्य जी को हम लोग 3 नामों से जानते हैं, कौटिल्य जी, विष्णुगुप्त और एक जानते हैं हम लोग चाणक्य जी, जो कौन मौर्य साम्राज्य के आपका चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुजी हो रहते हैं। और कौटिल्य जी ने अर्थशास्त्र शब्द का जन्म दिया और अर्थशास्त्र को लिखा। आप लोग अचंभा में मत पड़ जाइएगा कि अर्थशास्त्र के जो पिता हैं वो एडम स्मिथ ही हैं, बट अर्थशास्त्र को इन्होंने कौटिल्य जी ने मौर्य समाज के प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर उन्होंने लिखा था। तो अब कभी भी कौटिल्य जी के अर्थशास्त्र का मौर्य शासन काल के आदर्श और पद्धति को देखकर ही समझेंगे, ना कि इसमें आप इकोनॉमिकल कंडीशन को डालेंगे, ना ही इसमें आप लोग और कुछ समझे इसको। चलिए, तो कौटिल्य जी ने अर्थशास्त्र की रचना की थी मौर्य शासन के आदर्श और पद्धतियों को दिखाने के लिए, और हम लोग यहाँ पर अर्थशास्त्र को अच्छे से पढ़ते भी हैं। इसमें विखादत्त के मुद्रा राक्षस, सोमदेव के कथा सरित सागर और क्षेमेंद्र के बृहद कथा मंजरी में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंश हम लोग मौर्य समाज के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य शासन और उसकी पद्धतियों को समझेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आई होप सो कि कौटिल्य जी का और पाणिनि जी के बात आपको समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं हम लोग पतंजलि के बारे में समझेंगे। बाबा रामदेव जी, पतंजलि के बारे में हम लोग समझेंगे। पतंजलि में महाभारत और कालिदास का मालविकाग्निमित्र नामक जो नाटकीय किताब है, इसमें से शुंग वंश के इतिहास के बारे में हमें विवरण पता चलता है। याद रखिएगा, आगे हम लोग शुंग वंश के बारे में बात करेंगे, आगे हम लोग मौर्य प्रशासन के बारे में बात करेंगे। तो ये जो इतिहास में घटनाएं घटी है, इसका प्रमाणित कैसे दे, तो हम लोग इन किताबों से पढ़ने के बाद हम लोग जानते हैं। इस समय यहां पर जो बड़े बड़े विद्वान थे, बुद्धिजीवी थे, इन लोगों ने उन घटनाओं को एक किताब में समेटा, जो आज हम लोग उसके ज्ञान को उठाकर आपके सामने में लाए हैं, ताकि हम इसको हम लोग आज अच्छे से समझ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कालिदास के बारे में आप लोग सब जानते ही हैं। कालिदास, इन्होंने रघुवंशम, समुद्रगुप्त की दिग्विजय तथा सोमदेव के कथा सरित सागर एवं क्षेमेंद्र कृत का वृहत कथा मंजरी में राजा विक्रमादित्य, याद रखिएगा, कालिदास के रघुवंशम, समुद्रगुप्त के दिग्विजय तथा सोमवत के कथा सरित सागर और क्षेमेंद्र जी के बृहद कथा मंजरी में विक्रमादित्य की परंपराओं का उल्लेख किया गया है। विक्रमादित्य जानते हैं, बहुत बड़े राजा। तो इनके बारे में ये 3 सबसे बड़े, कालिदास, समुद्रगुप्त का दिग्विजय, याद रखिएगा, सोमदेव और क्षेमेंद्र जी के कृत विक्रमादित्य का जो परंपरा है उनका उल्लेख किया गया है इसमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शूद्रक में मृच, कटिकम तथा दंडी के 10 कुमार चरित्र में गुप्त कालीन समाज का सुंदर चित्रण किया गया है। याद रखिएगा आप लोग, शूद्रक में मृच, कटिकम तथा दंडी के 10 कुमार चरित्र में गुप्तकालीन समाज का पूरा विवरण हमें यहां से पढ़ने को मिलता है। बाणभट्ट कृत,
बाणभट्ट कृत में हर्ष चरित्र में हर्ष की उपलब्धियों को बारे में बताया गया है। बाणभट्ट जी ने हर्ष चरित्र को हर्ष की उपलब्धियों के बारे में बताया है। अच्छा, वाकपति के गोडवाहों का कन्नौज के शासक यशोवर्मन और बिल्हन के विक्रम देव चरित्र में कल्याणी के चालुक्य नरेश विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। याद रखिएगा इसमें, ठीक है। तो बाणभट्ट जी के शासन काल में भी हम लोग को देखने को मिलता है इन सभी चीजों के बारे में, चालुक्य नरेश के बारे में, यशोवर्मन और विल्हन के बारे में। तो ये सारी चीज हमें इन किताबों से देखने को मिलता है और स्पेशली हर्षचरित से हर्षवंश की हम लोग उपलब्धि को देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। संध्या करनंदी, इन्होंने रामचरित्र के में पाल शासक राजपाल, जो हम लोग आगे समझेंगे, रामपाल। हेमचरित्र के दियाश्रय काव्य में गुजरात के शासक कुमारपाल, पद्मगुप्त के नौ सांगचरित में परमार वंश का और जयानक के पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज चौहान का, हम लोग इन सारे चित्रण को यहां पर समेट कर लाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि पृथ्वीराज चौहान की कहानी भी मैंने आपको बताया था, तो उस समय भी वीडियो क्लिप में मैंने आपको बताया था कि पृथ्वीराज चौहान की जो कहानी हम लोग देखते हैं वो जयनायक के पृथ्वीराज विजय में हम लोग इसके चित्रण को समझते हैं। हम लोगों ने वहां से पढ़कर इनके बारे में पूरा डिटेल निकाला कि उनके इतिहास में क्या क्या घटनाएं घटी और हम लोगों ने आज उनको रखा, तभी हम लोग इतिहास को इतने सुंदर रूप से विवरण और चित्रण कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलहन जी के राज तरंगिणी भारत इतिहास का पहला प्रमाणिक और ऐतिहासिक ग्रंथ है जो 12वीं सदी में लिखा गया था। याद रखिएगा, कलहन जी के राज तरंगिणी भारत इतिहास का पहला प्रमाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसको प्रमाणित किया गया था और वो 12वीं सदी में ये लिखा गया था। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और चलिए यहीं पर हम लोग धर्मेतर साहित्य को खत्म कर अब हम लोग बढ़ेंगे विदेशी विवरण में। तो याद रखिएगा, आप लोग जो लोग ऐतिहासिक स्रोतों को समझना चाहते हैं बहुत बढ़िया से, वो लोग मेरे पिछले वीडियो को एक बार जरूर भ्रमण करें, क्योंकि हम लोग YouTube में आपका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जो पहला चैप्टर का प्लेलिस्ट हम लोगों ने देखा था कि प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत को समझने का 3 कंडीशन था। सबसे पहला था मेरा क्या, पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक को मैंने अच्छे से सेपरेट वीडियो बना दिया है, आप लोग उसको अच्छे से विजिट करें, देखें, पढ़ें, उसको नोट्स बनाएं, बढ़िया से अपने दिमाग में सेट करें। दूसरा नंबर में हम लोग आते हैं और इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या, ऐतिहासिक स्रोत के बारे में, है ना, जो हम लोग साहित्य स्रोत में हम लोग पढ़ते हैं। साहित्य स्रोत में भी हम लोगों ने देखा साहित्य स्रोत का 2 भागों में बांटा गया था, एक था धर्मेतर साहित्य और दूसरा था आपका धार्मिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य को पहले हम लोगों ने कंप्लीट करके आज धर्मेतर साहित्य को हम लोगों ने कंप्लीट करा। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है, आगे होगा आपका विदेशी विवरण। तो विदेशी विवरण को थोड़ा सा हम लोग आज क्लियर करना चाहेंगे। आइए विदेशी विवरण को हम लोग समझते हैं। विदेशी विवरण में क्या है समझिएगा इसको। विदेशियों के वृत्तांतों को पढ़ने के बाद हमें यह सब पता चला, यह साहित्य साक्ष्य प्राप्त हुआ कि विदेशी लोग जब भारत हमारे भ्रमण पर आए, मैंने तथा के अनुसार मैंने पहले भी आपको कहा था कि जो भी विदेश के लोग हमारे भारत में आए, चाहे जो भी मंतव्य से आए, भारत पर राज करने आए, युद्ध करने आए, भ्रमण करने आए, घूमने आए, यात्री बने, जो भी प्रकार से आए, तो उन्होंने भारत के कल्चरों को देखा, पढ़ा और समझा और उनको लिखा। तो आज हम लोग उन्हीं विदेशी विवरणों का वृत्तांतों को आज हम लोग इसको लिखेंगे। लेकिन सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब विदेशी विवरण को लिखा जा रहा था तो इसका पर्पस क्या था, कि क्या यहां पर लिखा जा रहा था, तो यहां का क्या व्यवस्था को लिखा जा रहा था। तो इन सब की सारी कंडीशन को समझिएगा। देखिए, इतिहास या फिर किसी भी प्रकार का जो वृत्तांत हम लोग पढ़ते हैं वो 3 से 4 बेसिस पे टिका होता है। पहला राजनीतिक, दूसरा धार्मिक, तीसरा सांस्कृतिक, चौथा सामाजिक। तो हम जितना भी पढ़ते हैं वो इसी बेस्ड पर पढ़ते हैं ताकि हमें वहां का कल्चर के बारे में पता चल सके, वहां के लोगों का रहन सहन के बारे में जान सके। तो आइए हम लोग विदेशी वृत्तांतों से हम लोग साहित्य साक्ष्य को समझते हैं। तो देखिए, उनके वर्णन में राजनीतिक तथा सामाजिक दशाओं का बड़ी सुंदर रूप से इसका चित्रण किया गया है, बड़ी सुंदर रूप से इसका वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। विदेशियों के वृत्तांतों में हम लोग 3 मुख्य विदेशी वृत्तांतों को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे यूनानी और रोमन के लेखक, दूसरा पढ़ेंगे चीन के लेखक
और तीसरा अरब के लेखक, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी मैंने आपको कहा था कि अरब बाद में आए। चलिए, तो सबसे पहले आज शुरू करते हैं हम लोग यूनान और रोमन के लेखक। आइए, सबसे प्राचीन हेरोडोटस और टेसियस के वृत्तांत को माना जाता है। विदेशी विवरण में सबसे प्राचीन हेरोडोटस और टेसियस के वृत्तांत को माना जाता है। हेरोडोटस कौन? तो इतिहास के पिता, इतिहास के पिता, याद रखिएगा, इतिहास के पिता को कहते हैं हेरोडोटस, यानी इतिहास के जनक कौन हुए? हेरोडोटस, याद रखिएगा। मैंने आपको पुरातात्विक के पितामह को भी बताया था, मैंने, याद रखिएगा। पुरातात्विक के पितामह को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग अलेक्जेंडर कनिंघम कहते हैं, याद रखिएगा, मैंने उसका उनके बारे में भी बताया था। तो हेरोडोटस जो है ना, इतिहास के पिता माने जाते हैं। और टीसियस ईरानी राजवैद्य था, है ना, ये ईरान के राजवैद्य थे, ठीक है। 5वीं सदी में, याद रखिएगा, हेरोडोटस ने एक किताब लिखी थी जिनका नाम था हिस्टोरिका, जिनका नाम था हिस्टोरिका। 5वीं सदी ईसा पूर्व में लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। सिकंदर के साथ भारत आए कुछ यूनानी लेखक भी थे, याद रखिएगा। सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करने आए थे 326 ईसा पूर्व में, तो अपने साथ कुछ यूनानी लेखक को भी लेकर आए थे, जिनके नाम है निरियाकस, अनासिक्रेट्स एंड अरिस्टोबुलस, याद रखिएगा, अरिस्टोबुलस, निरियाकस, अनासिक्रेट्स, अरिस्टोबुलस। देखिए, अनासिक्रेट्स ने सिकंदर की जीवनी के विवरण को लिखा। उन्होंने एक किताब लिखा है जिसमें सिकंदर की जीवनी के विवरण लिखा। तो हम लोग सिकंदर के बारे में जब पढ़ेंगे, सिकंदर का भारत आगमन, तो वहां पर आपको समझाएंगे अनासिक्रेट्स की किताबों से। अरिस्टोबुलस ने एक किताब लिखा था, हिस्ट्री ऑफ द वॉर, हिस्ट्री ऑफ द वॉर। तो इन दो किताबों को पढ़ने पर हमें कहीं ना कहीं यूनान और रोमन के लेखकों के प्राचीन इतिहास के बारे में हमें पता चलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिकंदर जब भारत आए थे 326 में, भारत पर जब हमला किया था राजा पोरस के पास, तो उनके साथ 3 राजदूतों को लेकर आए थे। पहला मेगास्थनीज, दूसरा डायमेकस और तीसरा डायोनिसियस, याद रखिएगा, डायोनिसियस। तो इन 3 राजदूतों में, याद रखिएगा, मेगास्थनीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी थी, जिन किताब का नाम था इंडिका, याद रखिएगा, इंडिका। इसमें मौर्य प्रशासन, समाज और यहाँ की संस्कृति के बारे में इन्होंने सुंदर रूप से उसके लिखा है, याद रखिएगा। मौर्य समाज का प्रशासन, सामाजिक और सांस्कृतिक बेस्ड पर इन्होंने इंडिका को लिखा और ये बड़ा सुंदर रूप से मौर्य प्रशासन को समझाए। आगे हम लोग एक अज्ञात लेखक के बारे में भी जानते हैं। अज्ञात लेखक में एक किताब है जिनका नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, जिसमें भारत के बंदरगाहों के बारे में और उसके वाणिज्यों के बारे में लिखा गया है। लेकिन इनके लेखक कौन है, अभी तक हम लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लैटिन भाषा को समझें तो लैटिन भाषा में लिखित प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका से भारत के पशुओं, पौधों, खनिजों, पदार्थों के अलावा भारत के इटली के बीच के संबंध को इन्होंने बड़ा सुंदर रूप से बताया है। याद रखिएगा, प्लिनी जी की एक किताब थी नेचुरल हिस्टोरिका। तो नेचुरल हिस्टोरिका में भारत के पशु, पक्षी, पौधा, खनिज पदार्थों के बारे में इन्होंने बड़ा अच्छा से लिखा और इसके साथ साथ भारत और इटली के बीच के जो आपका संबंध है, व्यापारिक संबंध, उनके बारे में प्लिनी जी ने बड़ा सुंदर उस किताब में लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनान के एक बहुत बड़े लेखक जिनकी जिक्र करना बहुत जरूरी है आज के वीडियो में, उनका नाम है टॉलमी जी। टॉलमी जी का पूरा नाम है क्लैडियस टॉलमी जी। मैं क्यों कह रहा हूं इसके बारे में आपको ज्योग्राफी में पता चलेगा। जब ज्योग्राफी में क्लैडियस टॉलमी की मैं अवधारणाओं को बताऊंगा तो वहां पर आपको यह समझ में आएगा। देखिए, जितने भी एस्पिरेंट हैं, जो भी लोग बैठकर वीडियोस देख रहे हैं, इस बात को समझिएगा, इस सब वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा। क्यों? आप कोई भी सब्जेक्ट में परफेक्ट क्यों नहीं हो पाते हैं? देखिए, नोबडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड बट एवरीवन इज ट्राइंग टू बी परफेक्ट। हर कोई कोशिश कर रहा है परफेक्ट बनने का। तो परफेक्ट बनते कैसे, पहले उसकी कंडीशन को समझिए। अभी ज्योग्राफी आपको नहीं समझ में आएगा, उसकी वजह क्या है। तो टॉलमी जी के यहां पर ज्योग्राफी नामक किताब के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं।
हिस्ट्री में कर रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट कहां खुलेगा? ज्योग्राफी में खुलेगा। तो जितनी भी एस्पिरेंट हैं, जितनी भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो लोग भविष्य को अपना टिका कर रखें, वो इन सब चीजों को समझकर आपको बनाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो यूनान के एक लेखक थे जो बहुत बड़े प्रकांड विद्वान, मैं बोल सकता हूं, उनका नाम था क्लैडियस टॉलमी जी। उन्होंने ज्योग्राफी शब्द को सबसे पहले लाया था, ज्योग्राफी को उन्होंने बताया था। ठीक है, अब बाकी इनको हम वहां पर क्लियर करेंगे आपको। एक थे इनके साथ साथ प्लूटार्क एवं स्ट्रैबो की रचना की थी, जिसमें प्राचीन भारत के संबंध महत्वपूर्ण विवरणों पर देखते हैं। भारत के महत्वपूर्ण विवरणों पर हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं चीनी यात्रियों का वृत्तांत के बारे में। तो आपका चीनी यात्रियों के वृत्तांतों को अगर आप समझें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका फरहान, हेनसांग और इत्सिंग के विवरण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हम लोग को समझना, क्योंकि चीनी यात्रियों का जब आगमन हुआ भारत में तो ये 3 सबसे बड़े विद्वानों की बात करेंगे हम लोग। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए फरहान की प्रसिद्ध रचना हुई, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए फरहान की प्रसिद्ध रचना फो क्यों की अथवा ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट कंट्रीज, इसका मतलब में गुप्तकालीन भारत के समाज, राजनीतिक, सांस्कृतिक में बौद्ध धर्म का क्या कंडीशन है, इनके बारे में पूरा जानकारी हम लोग यहां से प्राप्त करते हैं। याद रखिएगा, फरहान की प्रसिद्ध रचना क्या थी? फो क्यों की, ठीक है, अथवा अ रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट कंट्रीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुंगयान की भारत की यात्रा होती है 518 ईस्वी में। यह ज्यादा दिन तक भारत में नहीं रहते हैं, ये 3 वर्षों के लिए भारत आते हैं। ठीक है, और इसी यात्रा के दौरान उन्होंने बौद्ध ग्रंथ के जो उपलब्धियां थी, जो प्राप्तियां थी, वो प्राप्त किया और उन्होंने इनमें भी कुछ कहा, उन्होंने कुछ लिखा। आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में, याद रखिएगा, हेनसांग की यात्रा होती है। हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग की यात्रा होती है और वह एक किताब को लिखते हैं जिनका नाम है सी.यू. की, जो बहुत प्रसिद्ध बुक है, सी.यू. की अथवा ऐसे ऑन वेस्टर्न वर्ल्ड। इस किताब में पढ़ने पर हमें क्या जानकारी मिलता है? तो इस किताब को पढ़ने पर हमें यहाँ के सामाजिक राजनीतिक की स्थितियों का विवरण का पता चलता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी के आसपास इत्सिंग भारत की यात्रा करते हैं। इत्सिंग ने एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध बुक का वो निर्माण करते हैं जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी गई थी, याद रखिएगा, अ रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एंड द मलय द्वीप समूह। याद रखिएगा, काफी बड़ा नाम है, इसको बढ़िया से आप लोग याद कीजिएगा। ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एज प्रैक्टिस इन इंडिया एंड द मलय द्वीप समूह। समझ के बात को, आगे बढ़े। मतवालिन ने हर्ष की पूर्व अभियान तथा चाओजुकुआ में चोलकालीन इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। याद रखिएगा, मतवालिन ने हर्ष के पूर्व अभियान पर उन्होंने चाओजुकुआ का चोलकालीन, यानी कि चोल राज्यों के बारे में, चोल का समाज चल रहा था, वंश चल रहा था, उस समय इतिहास पर यह प्रकाश डालते हैं। तिब्बत के एक बहुत बड़े लेखक थे जिनका नाम था लामा तारानाथ। दलाई लामा ने सोच लीजिएगा, ठीक है, लामा तारानाथ। उनकी रचना की गई थी कंग्यूर तथा तंग्यूर। इसमें भी भारत के प्राचीन इतिहास का विवरण बड़ी सुंदर रूप से मिलता है पढ़ने में। कंग्यूर तथा तंग्यूर, इनमें से ये कहां के थे? तो तिब्बत के लेखक थे लामा तारानाथ। ठीक है, ये हुआ मेरा चीनी यात्रियों का वृत्तांत के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम लोग और हम लोग आते हैं अरब और तुर्क यात्रियों का वृत्तांत के बारे में। अरब यानी कि हमने जो यहाँ पर स्टार्ट किया था, पहले हम लोग यूनानी और रोमन के लेखकों को हम लोग पढ़े, उसके बाद चीनी के लेखकों को पढ़े, अब हम लोग पढ़ेंगे किसको? अरब यात्रियों के वृत्तांतों के बारे में। तो अरब की यात्री को वृत्तांत क्या होता है, देखिए। ये तो तय है सर कि मैंने आपको डेमो क्लास में ही समझा दिया था कि लगभग 712 में अरब यात्री भारत आते हैं ईस्वी।
अरब यात्री का भारत आते हैं और भारत पर हमला करते हैं सिंध पर, ठीक है, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम। यानी कि जब तक अरब के लोग नहीं आएंगे, तुर्क के लोग नहीं आएंगे, तो फिर हम लोग भारत के कल्चर के बारे में जानेंगे कैसे, कि मेरे भारत के बारे में जानेंगे कैसे। तो हमारे भारत के बारे में 712 ईस्वी के बाद हम लोग इसको जानते हैं। तो देखिए 8वीं शताब्दी के में अरब लेखकों के भारत के विषय में लिखना प्रारंभ करते हैं। 8वीं शताब्दी यानी कि 712 में 8वीं शताब्दी चल रहा है, जैसे 21वीं सेंचुरी चल रहा है, 2000 चल रहा है आपका, ठीक है, तो उसको 21वीं सेंचुरी बोलते हैं। तो 8वीं शताब्दी में अरब लेखकों ने भारत के विषय में लिखना आरंभ कर दिए थे। 9वीं शताब्दी के मध्य में भारत आए सुलेमान ने पाल एवं प्रतिहार राजाओं के विषय में विवरण प्रस्तुत किया। सबसे पहले याद रखिएगा 9वीं शताब्दी में के मध्य में, उसी के बीच में सुलेमान नामक एक थे जिन्होंने पाल और प्रतिहार राजाओं के विषय में विवरण को प्रस्तुत किए, ठीक है। आगे आते हैं अलमसुदी ने राष्ट्रकूट राजाओं की महत्ता के विषय के महत्वपूर्ण जानकारी अपने विवरण में दिए हैं। याद रखिएगा राजकूटों की महत्ता के बारे में उन्होंने बताया है। अगला आते हैं अल-बरूनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आप लोग भूलिएगा मत। अल-बरूनी की एक रचना की थी तहकीके हिंद। क्या किए थे? तहकीके हिंद। इसमें गुप्तोत्तर कालीन समाज का विविधतापूर्वक इन्होंने विवरण दिया है, ठीक है। तो यानी कि आज हम लोग ओवरऑल पूरा का पूरा भारत के ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पढ़ा है, हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया, एक एक लाइन कंप्लीट कराया। आप अपने घर में बहुत अच्छे रूप से पढ़िए, आप को हर एक पॉइंट को मैंने कवर करने की कोशिश किया, जहां तक हो सके वहां तक। बस आपसे उम्मीद है कि मेरे वीडियो को अच्छे से अच्छे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इसको एकदम तहलका मचा दीजिए, ताकि जो लोगों के पास पैसे नहीं है पढ़ने का, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि पढ़ना कैसे है, कैसे बड़े बड़े एग्जाम्स को क्वालिफाई करना है, तो ये वीडियोस उन सभी तक पहुंच जाना चाहिए। और आप लोग से इतना उम्मीद है, आई होप सो, कि अगला हम लोग वीडियो में लेक्चर 2 में हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं आपका स्टोन एज यानी पाषाण काल। पाषाण काल को भी बहुत अच्छे से मैं बना कर दूंगा ताकि आप लोग समझे। उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि मेरे सारे विद्यार्थियों का कहना है कि सर ज्योग्राफी को पहले लाइए, तो आई होप सो कि ज्योग्राफी को मैं सबसे पहले ब्रह्मांड आपको कंप्लीट करा दूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए अच्छे से रहिएगा, स्वस्थ रहिए और खुशी रहिए। धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।